मेन पर्पस था वो बेसिकली बच्चे जो एसए में फेल होते हैं, हमारे जो सीएसएस के अंदर पासिंग रेशियो वो 2% है और हमारे ज़्यादातर 80-90% जो बच्चा है वो बेसिकली एसए प्रेस में फेल होता है। जो एसए प्रेस में पास होता है वो 2% में आ जाता है। तो पेपर जब भी आप पेपर में बैठे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक उसको 3 टाइम्स रीडिंग करें। करें कि मुझे एक टॉपिक उसमें से कौन सा था, हमेशा आर्गुमेंटेटिव कीजिएगा। 10 में से 1 या 2 टॉपिक आर्गुमेंटेटिव होते हैं। हमेशा आर्गुमेंटेटिव, कॉजेस वाले, इफेक्ट्स वाले, एनालिसिस वाले, प्रोज एंड कॉन्स वाले, इस टाइप के जो है जो रिलेटेड हो हमारे इश्यूज हो, इशू बेस्ड हो वो। अगर आप दूसरा काम होता है वो आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। अब आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स में क्या होता है, सीएसएस में मैक्सिमम एक दो या तीन वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल 2022 में है, 2021 में है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद फिर आउटलाइन, इसके बाद जो आपकी टेक्निक्स आप फॉलो कर लें तो मेरे ख्याल में आप, और प्लस मॉक टेस्ट दे दें, तो फिर आप जो है वो एसए के पेपर में कम से कम फेल नहीं होगा। तो माय नेम इज़ प्रोफेसर जाहिद अशरफ, सीएसएस की इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ, पीएमएस, जिसमें फिजिकल ऑनलाइन इंग्लिश एसए है, प्रेसी है, बेसिक ग्रामर का कोर्स है, और इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है जाहिद अशरफ के नाम से, प्लस मेरी बुक है इंग्लिश एसए और इंग्लिश प्रेसी की। आज जो मेन पर्पस था वो बेसिकली बच्चे जो एसए में फेल होते हैं, हमारे जो सीएसएस के अंदर पासिंग रेशियो वो 2% है और हमारे ज़्यादातर 80-90% जो बच्चा है वो बेसिकली एसए प्रेस में फेल होता है। जो एसए प्रेस में पास होता है वो 2% में आ जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ये एक एसए प्रेस का एक ऐसा पेपर है जिसके लिए हमें ज़्यादा टाइम, अराउंड 1 ईयर, अराउंड 9-10 मंथ्स जो इसके ऊपर स्पेंड करना चाहिए। जिन बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश है उनके लिए भी, और जिनकी अच्छी नहीं है उनको डेफिनेटली वो ज़्यादा टाइम दरकार है। आज जो मेन है वो बच्चे एसए के पेपर में क्यों फेल होते हैं, उसमें क्या रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे जो है वो एसए में 10 नंबर आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 38 आ रहे हैं, 39, पास क्यों नहीं होता। तो पेपर जब भी आप पेपर में बैठे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक उसको 3 टाइम्स रीडिंग करें। 1 टाइम रीडिंग करें। अक्सर बच्चे एक दफ़ा रीडिंग करता है, क्वेश्चन हल करके आ जाता है, बाद में जब इधर पहुंचता है कि तो हो सर मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, वो तो मुझे बाकी जो 2 क्वेश्चन वो ज़्यादा अच्छे थे। एक दफ़ा रीडिंग करें, दूसरी दफ़ा उसको नैरो डाउन करें कि मुझे एक टॉपिक उसमें से कौन सा था। हमेशा आर्गुमेंटेटिव कीजिएगा। 10 में से 1 या 2 टॉपिक आर्गुमेंटेटिव होते हैं। हमेशा आर्गुमेंटेटिव, कॉजेस वाले, इफेक्ट्स वाले, एनालिसिस वाले, प्रोज एंड कॉन्स वाले, इस टाइप के जो है जो रिलेटेड हो हमारे इश्यूज हो, इशू बेस्ड हो वो। अगर आपके पास मेरी टॉप 30 ऐसे बुक है तो उसमें ये लिस्ट दी हुई है। तो इसमें फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग में नैरो डाउन करें, थर्ड के अंदर फाइनल करें कि यार इनमें से मैंने ये लेना है। फॉर एग्जाम्पल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो मैंने ये वाला टॉपिक सिलेक्ट करना है। थर्ड रीडिंग होता है क्या, जब पेपर आता है तो बच्चे क्या होता है, मेरा जेहन ब्लैंक हो जाता है, ये सबके साथ होता है। लेकिन जब आप उसमें से फाइनलाइज करेंगे उन 10 टॉपिक में से ये दो में से ये वाला, दो में से अगर सेम आता, फिर देखिए आपके पास रिपोर्ट्स, उनके बारे में आर्टिकल्स, उनके बारे में डाटा, फैक्ट्स, फिगर, जिसकी ज्यादा उसके ऊपर आप करें, और जो सिंपल हो। ठीक है, जो दूसरा काम होता है वो आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। अब आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स में क्या होता है, सीएसएस में मैक्सिमम एक दो या तीन वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल 2022 में है, 2021 में है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 7 पैराग्राफ आपने प्रोज लिखना है और 7 आपने इसके कॉन्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल 2023 का स्पेशल है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ओवरस्टेप्ड इट्स बॉन्ड। एक तो बच्चों को ये समझ नहीं ओवरस्टेप का क्या मतलब होता है। एक होता है स्टेप लेना, एक होता है ओवरस्टेप। ओवरस्टेप का मतलब वो मैंने ज्यादा नेगेटिव काम कर लिया। फिर बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का मतलब जो एक बाउंड्री है उसको भी उसने क्रॉस कर लिया है, तो इसका मतलब मैंने उसमें सिंपल कॉन्स लिखना है। अगर इस तरह का आपका आ जाए तो उसमें सिंपल आपका एक ही वेरिएबल होगा कि इंट्रोडक्शन, उसके नीचे आपकी थीसिस स्टेटमेंट, फिर आईए हैज ओवरस्टेप्ड इट्स बॉन्ड्स, और नीचे आपके कम से कम 12-13 पैराग्राफ होंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल है, समटाइम 3 वेरिएबल्स भी होते हैं, कॉजेज, इफेक्ट्स और रेमेडीज। जिस तरह 2012 में आया हुआ है कि एनर्जी क्राइसिस कॉजेज एंड इफेक्ट्स क्या है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होते हैं। या अगर 2023 का आप देख लें जिसमें है कि वी आर ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अब ओवरली डिपेंडेंट के अंदर आप उसकी कॉजेज कि हम क्यों उसके ऊपर डिपेंड हुए, उसके इफेक्ट्स, और थोड़ी सी उसके अंदर हम जो है रेमेडीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 3 वेरिएबल्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। जब मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी लास्ट 3 मंथ्स, उसमें मैंने ये बताया भी था कि जब बच्चा अपना पूरा 6, 7, 8 महीने 20, 25, 30 ऐसे लिख ले
फिर उसके अंदर क्या करें, CSS के 2007 से लेकर 2023 जितने भी पास पेपर है उनके डिफरेंट एंगल के ऊपर आउटलाइन बनाए, उनके इंट्रो कंक्लूजन वो चेक करवाया, और लास्ट मंथ के अंदर उसमें 10 ऐसे के मॉक्स और 10 प्रेसी के अंदर, तब उसके आपके 30 to 40 लॉन्ग एसेस होने चाहिए। तो दूसरा क्या था, आइडेंटिफाई वेरिएबल। थर्ड उसके बाद फिर आउटलाइन। अब जो रीडिंग और टॉपिक को नैरो डाउन करना, मैक्सिमम 10 मिनट्स बहुत है आपके लिए। फिर आपने आउटलाइन बनानी, 10 मिनट आपके लिए बहुत है। आउटलाइन के अंदर आपने रिसर्च बेस बनानी है। अब FPSC के अंदर वहाँ पे रिपोर्ट पड़ी एग्जामिनर की, वही बार बार कहता है कि आपकी फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव नहीं करनी चाहिए। अब आर्गुमेंटेटिव करो। ये FPSC की वेबसाइट के ऊपर जो प्रीवियस एग्जामिनर वो ये रिपोर्ट कह रहा है। तो अपनी जो आउटलाइन है उसमें फैक्ट डाले, उसमें फिगर्स डाले, उसमें केस इन पॉइंट डाले। ब्लू के साथ जो आपने फैक्ट फिगर डालने हैं उसको ब्लैक के साथ करें, साथ में सोर्सेज बुक्स के, वेबसाइट के जो अच्छे अच्छे आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको आप साथ में कोड करें, और उसको एक प्रॉपर वेटेज दे जो उसने आपसे पूछा है। अक्सर वो पूछता है काजेज एंड रेमेडीज, बच्चा 3 काजेज और 7 रेमेडीज कर लेता है। अक्सर वो पूछता है प्रॉज एंड कॉन, बच्चा 70% प्रॉज करता है, 30% कॉन्स करता है, ये गलत है। प्रॉज एंड कॉन, हाँ समटाइम पूछता है ग्लोबल वार्मिंग फैक्ट आर फिक्शन, OR, इसमें हमने एक स्टांस लेना। अक्सर बच्चे कहते हैं हमारा टीचर कहता है आधा वो लिखा ना आधा वो लिखा ना, ऐसे नहीं होता। OR का मतलब एक स्टांस, हाँ फैक्ट है तो 10 12 13 जो मेरे पैराग्राफ होंगे वो होंगे। फिर आपने जब मॉक टेस्ट दिया, फिर आपको एक टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में 15 मिनट में लिखना हो, बॉडी पैराग्राफ 7 से 8 मिनट में लिखना हो, ताकि जब आप ये अपना आउटलाइन तक बना लो 20 मिनट 25 मिनट, मैक्सिमम 20-25 मिनट, फिर आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपनी बॉडी पैराग्राफ कितने बनाने हैं। बच्चा अक्सर क्या करता है, शुरू हो जाता है, जब एंड पे एग्जामिनर आकर वो खींच ले तो उसको याद आता है यार मैंने तो कंक्लूजन ही नहीं दिया। तो आप 2 घंटे 40 मिनट में 2 घंटे 35 मिनट उसको रोक दें, जितना भी आपने पैराग्राफ लिखोगे, एक दो रह भी गए कोई इशू नहीं, आखिरी 10 मिनट में अच्छे से कंक्लूजन लिखें, और आखिरी 10 मिनट में क्या करें, उसको प्रूफ रीड करें। प्रूफ रीड करके फिर उससे क्या होता है कि काफ़ी सारी जो मिस्टेक्स है, होता है कि बच्चा लिख रहा तो वो खींच लेता है, सर मेरा कंक्लूजन रह गया। एग्जामिनर क्या करता है, आउटलाइन लास्ट में पढ़ता है, इंट्रो लास्ट में पढ़ता है, अच्छा लगा उसको बॉडी पैराग्राफ एक आध आपका लास्ट में पड़ेगा, उस पर कंक्लूजन लास्ट में देखता है। तो इसमें यह है कि अपने जो टाइम मैनेजमेंट है, मेरे पास जब मॉक टेस्ट के लिए आता है तो मैं उसकी टाइम मैनेजमेंट, उसको 30-40 ऐसे से क्या मुराद है कि आपने जो 10 ऐसे उसमें और ज़्यादा इफेक्टिवली किस तरह अपने टाइम को मैनेज करना है, वो वाली चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर इसके बाद जो आपकी बाकी इंट्रो में क्या चीज़ होती है, बॉडी पैराग्राफ में क्या होता है, कंक्लूजन में क्या है, उसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो मेरी वीडियोस बनी हुई हैं। तो इसमें ये है कि अगर ये टेक्निक्स आप फॉलो कर लें तो मेरे ख्याल में आप, और प्लस मॉक टेस्ट दे दें, तो फिर आप जो है वो ऐसे के पेपर में कम से कम फेल नहीं होगा। अगर आपने 30 से 40 लॉन्ग ऐसे किए प्लस आउटलाइन बनाई हुई है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अलग चेक करवाए हुए हैं, एंड के ऊपर फिर 10 मॉक देते हैं, फिर आप जो है वो ऐसे प्रेस है, वो PMS है, वो CSS है, वो PCS है, कोई भी है, फिर उसके अंदर जो बच्चा फेल नहीं होता। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह।